हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू एसजी इंस्टीट्यूट। बेटा, हमने लास्ट क्लास क्या किया था? एडमिशन के क्वेश्चंस, वो भी बड़े वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हमारे वही चलेंगे और आज हमारा जो एडमिशन है वो 80% ख़त्म हो जाएगा। इस कहने का मतलब ये है कि आप उसके बाद आप क्वेश्चन जो है किसके एडमिशन के अटैम्प्ट कर सकते हो, बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी आप करंट अकाउंट जिसमें बनाना है वो कोई भी बच्चा अटैम्प्ट नहीं करेगा। उसके अलावा आप नॉर्मल क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो पूरी बुक में से, कैपिटल एडजस्टेड को छोड़ के। आप सारी इलिस्ट्रेशंस अटेम्प्ट कर सकते हो कैपिटल एडजस्टेड के इलिस्ट्रेशंस को छोड़ के। वो साफ साफ टॉपिक लिखा हुआ होगा कैपिटल एडजस्टेड, वहाँ से आपको क्वेश्चंस नहीं करने क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्स है अब। और उसके बाद आप करंट अकाउंट वाले क्वेश्चंस मत करना जिसमें बोला होगा कि करंट अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि वही हमारा 20% या 10% रह गया। तो आज का टॉपिक ख़त्म होते ही 80% हमारा क्या ख़त्म हो जाएगा? एडमिशन। चलिए तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें। अब बैलेंस शीट में देखना है आपको क्या कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स में बढ़ती है। बैलेंस शीट में क्या क्या आया हुआ है? बैलेंस शीट में आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स का बैलेंस बीडी दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का। एसेट्स में अगर देखा जाए तो आ गया क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो ये एक दो, ये दोनों ही पार्टनर्स में बटेगा। ये होता है लॉस और ये रिजर्व होता है इनकम। अब हमें देखना ये है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया है नीचे उसकी एडजस्टमेंट है या नहीं, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है हमेशा? एंड से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। आज मैं काम करता हूँ, एक बैलेंस शीट आपको मैं करवाई देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जो आगे आपका रिटायरमेंट आएगा ना, रिटायरमेंट में उन्होंने बैलेंस शीट को कैंसिल नहीं किया है। तो एडमिशन की बैलेंस शीट और रिटायरमेंट की बैलेंस शीट 99% सेम है। 99% क्या है? सेम है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस शीट भी आज सीख लेते हैं, थोड़ी सी, बहुत ईजी है। तो चलिए अपना क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जेड को उन्होंने एडमिट कर लिया 1/6 शेयर के लिए। जेड जो है वो 40,000 कैपिटल लाया, लेकिन वो अपना गुडविल का अमाउंट नहीं ला पा रहा, अनेबल। अगर वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पा रहा तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम उसके कैपिटल में से जो है वो पैसा निकाल लेते हैं, या फिर करंट अकाउंट में से अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो, या फिर क्वेश्चन जैसे डिमांड करता है वैसे हम करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। बैड डेट्स है, क्रेडिटर्स हैं, डैमेजेस है, लायबिलिटीज़ हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, उसके बाद ये गुडविल। तो ये सेकंड से लेकर ये जो 4th एंट्री तक ये सारी की सारी रीवैल्यूएशन की हैं और कुछ वर्कमैन कंपनसेशन की है। तो हम ये भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद गुडविल के बारे में कह रहा है, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स यानी 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल जो है वो आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा है 1.5 साल, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का है? 3 सालों का, जिसमें से आपको क्या लेस करना है? 12,000 रुपये। कह रहा है गुडविल इज़ वैल्यूड एट, गुडविल जो आप निकालोगे वो नंबर ऑफ परचेज ईयर इतना है और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालोगे, है ना? याद है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं फिर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये सब तो करोगे, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू में एवरेज प्रॉफिट भी करोगे, और जब सब कुछ आ जाएगा उसमें से क्या लेस करोगे? 12,000 रुपये लेस करोगे। तब जाके आपकी क्या निकलेगी? वैल्यूड गुडविल, यानी फार्म की गुडविल, न्यू फार्म की गुडविल। सर ये 12,000 रुपये क्यों लेस करवा रहा है? इसका कोई लॉजिक नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। वो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में लिख दिया कि भैया 12,000 माइनस करो, तो हमें करने पड़ेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो यहाँ लिख देता कि 12,000 ऐड करो तो हमें ऐड करने पड़ते। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है हम वैसे करेंगे। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हमें दे रखा है। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए तो बेटा मैं जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीका अपनाते हैं। पहले जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो मैंने क्या करवाया था कि बेटा जर्नल एंट्री सबसे आसान होती है। कैसे? क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जर्नल एंट्रीज करते जाओ। जैसे बैलेंस शीट पढ़ी आपने, तो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन आ गया तो इसकी जर्नल करो पहले, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, उसकी जर्नल एंट्री करो। तो ये दोनों चीज़ें पार्टनर्स में बढ़ती हैं। तो जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किस किस चीज़ की जर्नल एंट्रीज होती है बैलेंस शीट में से? बैलेंस शीट में से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों की जर्नल एंट्री होती है जो पार्टनर्स में चीज़ें बढ़ती है, उसके अलावा किसी चीज़ की जर्नल एंट्री यहाँ से देखकर नहीं की जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टनर्स में क्या क्या बढ़ता है? वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, कंटीजेंसीज रिजर्व, जर्नल रिजर्व एंड कंटीजेंसीज रिजर्व, दोनों एक बात है, ठीक है।
तो ये पार्टनर बढ़ता है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, और क्या आता था यहाँ पे गुडविल, बस। ठीक है, यही एंट्रीज होती हैं बैलेंस शीट की, और कोई एंट्री नहीं कर होती। फिर उसके बाद हम नीचे सारी ये पढ़ते रहते थे, एडजस्टमेंट को पढ़ के जर्नल करते थे, है ना। जो एडजस्टमेंट बोल दिया वही जर्नल कर ली। आज एक पॉइंट थोड़ा सा अलग करते हैं, करना वैसे ही अभी भी, लेकिन आज मैं पहले कौन सी जर्नल कर रहा हूँ मैं वो समझा देता हूँ। बेसिकली हर एक टीचर जो स्कूल में टीचर है वो यही सिखाता है, बुक में भी आपको ऐसे ही दे रखा है, तो वो तरीका भी एक बार देख लेते हैं। हम जो आज जर्नल एंट्रीज शुरू करने वाले हैं वो करेंगे हम नए पार्टनर के एडमिशन से। याद है ना, जब नया पार्टनर एडमिट होता है, कैपिटल लाता है, प्रीमियम लाता है, उसको पार्टनर्स में बांटते हैं, तो हम पहले वो वाली एंट्रीज कर लेते हैं। तो आज मैं 1 अप्रैल 2020 को जेड का एडमिशन हुआ है, वो अपनी कैपिटल लाया है लेकिन गुडविल नहीं लाया, तो गुडविल हम निकालेंगे, उसकी नीचे हमें दे रखा है। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए तरीका हम इसे अपनाएंगे, गुडविल निकालेंगे और उसका शेयर निकालेंगे, फिर पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा पहले तो उसका जो एडमिशन हुआ है जेड का वो हुआ है 2020 अप्रैल 1 को न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है, तो वो अपनी कैपिटल लाया है। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसमें बैलेंस शीट में कैश दे रखा है, तो अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश में होंगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड जो है वो अपनी कैपिटल कैश में लेकर आया है, वो भी कितना रुपए, 40,000 रुपये। ठीक है जी बेटा, मुझे पता है कि सभी बच्चों के पास ऑलरेडी बुक्स है, तो जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे शायद खोल ही लेते होंगे बुक। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो मैं यहाँ बुक खोलता हूँ बस वही बुक में से देखे। आप अपनी बुक भी साथ में खोल के क्वेश्चन उसमें से देखते रहा करो, तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है प्लीज़ वो मुझे मैसेज करें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनको कुछ और तरीका बताना चाहता हूँ जिनके पास बुक नहीं है। अच्छा, ये तो जेड अपनी कैपिटल लेकर आया, आपने यहाँ पे बीइंग लिख दिया, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड। उसके बाद हम क्या करते थे, प्रीमियम भी लाता था, लेकिन इस बार पार्टनर प्रीमियम नहीं ला रहा, मैंने केस करवाया है। जब भी कोई नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता तो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से क्या निकाल लेते हैं, प्रीमियम निकाल लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर बताया तो नहीं है कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है या नहीं, कुछ नहीं बोला, कैपिटल हमारी फिक्स्ड नहीं है, तो हम किस में से निकाल लेंगे, जेड की कैपिटल में से। ठीक है, जेड की कैपिटल में से भी अगर आप प्रीमियम निकालोगे तो भी चलेगा, और अगर आप जेड के करंट अकाउंट में से प्रीमियम निकालोगे तो भी करेक्ट है, दोनों चीज़ें ही करेक्ट है, आप जो मर्जी कर सकते हो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम निकालने से पहले उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और प्रीमियम निकालने से पहले हमने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गुडविल जो है, वैल्यूड गुडविल यानी न्यू फार्म की गुडविल जो है वो 1.5 ईयर परचेज है, वो भी एवरेज प्रॉफिट के। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों के हैं, 3 सालों के। और उस गुडविल कैसे निकालोगे आप, जब ये सारी गुडविल निकालोगे एवरेज प्रॉफिट से, तो आपको क्या करना है, उसमें से 12,000 रुपये लेस करने हैं, और हमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो ये हम कहाँ शो करेंगे, वर्किंग नोट में। तो देखो बेटा, मैंने ये पुरानी कैलकुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, तो वही हमने किया है। एवरेज प्रॉफिट निकाला, 3 सालों का प्रॉफिट हमें गिवन था, हमने डिवाइड किया, 20,000 हमारा एवरेज आ गया। गुडविल कह रहा था एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, हमें 1.5 दे रखा है, 1.5 साल। ठीक है, 1.5 करते हैं, हमारा कितना आया, 30,000। गुडविल 30,000 आ गया। अब कह रहा है गुडविल में से हमें क्या माइनस करना है, 12,000। ये क्वेश्चन में बोला है, उसका कोई रीज़न नहीं है। 30,000 गुडविल आते ही उसमें से हमने 12,000 माइनस किया, कितना आ गया हमारा, 18,000 रुपये वैल्यूड गुडविल आ गई, यानी पूरे फर्म की गुडविल। अब इसमें से एक्स वाई जेड तीनों का शेयर है, इसमें हमें किसका चाहिए, जेड का। तो जेड शेयर हमने निकाल लिया 18,000 इंटू में 1/6। तो जेड का प्रीमियम कितना बना, गुडविल का प्रीमियम बना उसका 3,000 रुपये। अब ये 3,000 रुपये प्रीमियम किस में बटना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो देखो मैंने नीचे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है 3:2। सर आपने तो डायरेक्ट निकाल दिया बेटा, क्योंकि कौन सा वाला केस है बच्चों, लेट वाला केस। लेट वाले केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या बनता है, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमने 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। अब इस 3:2 के रेशियो में ही हम किसको बांटेंगे, इस 3,000 को। तो यानी कि एक्स और वाई में 3,000 हमने बांटा, तो 1800 एक्स को मिलेगा और वाई को मिलेगा 1,200 रुपये। ये प्रीमियम का शेयर मिलेगा। अब ये प्रीमियम का शेयर वो कैश में तो लाया नहीं है, तो हम किस में से निकालेंगे, उसकी कैपिटल में से। तो उसकी जर्नल देखो, तो बेटा अब उसकी जर्नल एंट्री होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट, डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि सेम डेट पे एंट्रीज होंगी। अब जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने 3,000 रुपये जेड के कैपिटल, ये पीछे अंडरलाइन ज़रूर कर देना बच्चों, 3,000 रुपये निकाले।
प्रीमियम के, क्योंकि कैश में नहीं लाया था, कैपिटल में से निकाले। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। जेड की कैपिटल हमने कम कर दी। अब ये पैसा मिलेगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों कैपिटल। तो x को कितना मिलेगा, 1800 x को मिल रहा था और 1200 y को मिल रहा था, बीइंग प्रीमियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसके बाद दो एंट्रीज तो हमने कर ली एडमिशन की। ठीक है, और एडमिशन के साथ साथ किसकी कर ली, एडमिशन की हमने सारी एंट्रीज हो गई, कर ली हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो नॉर्मल, अब हम किसकी करेंगे, रीवैल्यूएशन की और बाकी जो क्वेश्चंस है। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करवाया, पहले जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है मैंने उसकी ट्रांजैक्शन ले ली, यानी कि ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे पीछे, हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, मैंने उसकी पहले जर्नल एंट्रीज कर ली। तो आप ये चीज़ अडॉप्ट कर सकते हो कि जब भी एडमिशन का क्वेश्चन आए तो उसके अंदर सबसे पहले आप ट्रीटमेंट फॉर गुडविल वाली जो मैंने ट्रांजैक्शंस आपको सिखाई हैं आप वो पहले कर सकते हो। उसके बाद में जो बच गई उनके बारे में, तो जो बच गई हैं उनको वैसे ही हमने फॉलो करना है। कैसे, बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में हमें क्या मिला, वर्कमैन कंपनसेशन। तो चलो वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना रखा है आप लोगों ने, 5600 आपने रिजर्व बना रखा है। नीचे जब आपने एडजस्टमेंट पढ़ी तो एडजस्टमेंट में लिखा है कि भैया रिजर्व तो 5600 है, सेविंग्स हमारी 5600 है, लेकिन उसके ऊपर क्लेम कितना आ गया, वर्कर को जो चोट लगी या कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर उसने क्लेम कर दिया कंपनी के ऊपर कि 3000 रुपये, 3000 रुपये कंपनी ने क्लेम के अभी देने हैं। मैंने क्या कहा था, क्लेम्स आर ऑलवेज पेएबल। क्लेम अभी देने होते हैं, दिए नहीं होते, वो पेएबल होते हैं, तो ये लायबिलिटी है। अब इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा था कि हमेशा जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है ये हमेशा ख़त्म होगा। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट मैंने क्या किया, डेबिट। 5600 का जो एक लायबिलिटी था, रिजर्व लायबिलिटी, वो मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है, अब इसमें से 2 क्लेम के पैसे देने हैं मुझे, अभी मैंने दिए नहीं है, तो क्लेम मेरे लिए क्या है, एक लायबिलिटी। और लायबिलिटी की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है तो वो मेरे लिए क्या बन जब भी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आया बच्चों, 3000 रुपये का। तो ये लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, ये लायबिलिटी तो खत्म करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम खत्म करेंगे, रिजर्व खत्म मतलब फर्म की लायबिलिटी खत्म, तो वो डेबिट हो गया। अब फर्म ने कहा कि भैया कैसे, पार्टनर्स को बोला कि भैया कैसे कैसे खत्म कर रहे हो पैसों को, तो पार्टनर्स ने कहा 3000 रुपये तो हमें क्लेम के देने हैं किसी वर्कर को। ठीक है, तो ये लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि देने हैं पैसे। और कह रहे अब बच गए आपके 2600, फार्म ने कहा तो उसका क्या करोगे, फार्म ने कहा ये तो भैया ओल्ड पार्टनर्स का है, मतलब हमारा है, तो हमारे में ही बंटना चाहिए। तो आपस में ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में उसको बांट लिया, तो 2x कैपिटल, और बांटा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई ओल्ड पार्टनर्स की, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो बच्चों उन्हें क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो 2600 को ओल्ड रेशियो में बांटोगे, किस रेशियो में, 3:2 में। तो बेटा ये हमने बांट दिया 3:2 में। ठीक है, ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, और पढ़ो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में और कुछ बट रहा है यहाँ पार्टनर्स में, नहीं, यहाँ बट रहा है पार्टनर्स में, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है, पार्टनर्स के लिए लॉस, 4000 रुपये का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रखा हुआ था, ओल्ड पार्टनर्स का था, तो ओल्ड पार्टनर्स में ही ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसको अगर हम बांटेंगे तो इसकी एंट्री क्या करेंगे भाई, लॉस अगर पार्टनर्स में बांटोगे तो उनकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा लॉस पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो क्या पार्टनर्स कैसे बियर करते हैं, वो घर से पैसा नहीं लाते, वो फर्म उनकी कैपिटल से पैसा निकाल लेती है। तो उनकी फर्म ने उनकी कैपिटल को जो है वो कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि उनको क्या बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम ख़त्म कर रहे हैं। तो कितने का है प्रॉफिट एंड लॉस, 4000 रुपये का। इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में। ठीक है बच्चों, तो बांट दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट एंट्री अब मैं करवाने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है, राइट ऑफ बैड डेट्स वाली। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंट्री है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लिख लें। उसका रीज़न है, बैड डेट्स
कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री किस वजह से बनी, वो बनी है इस वजह से। अब बहुत ध्यान से सुनना, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है जब हमारे डेटर्स हमारे पैसे नहीं देते, हमारा पैसा डूब जाता है, डेट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स। डेटर जब हमारा पैसा नहीं देते, वो डूब जाता है, तो वो बैड डेट्स होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया इस साल हमें बैड डेट्स नुकसान हुआ है, पैसा डूब गया है, 6,000 रुपये हमारे डूब गए, है ना। चलिए, अब हमने ऑलरेडी डेटर में से 80,000 के हमारे डेटर थे, बहुत ध्यान से सुनना, टोटल डेटर्स थे 80,000 के, जिसमें से हमें डाउटफुल मतलब शक था। 80,000 के डेटर में से हमें लगता था कि यार 4,000 के डेटर्स हमारे डूब सकते हैं। ये प्रोविज़न का मतलब होता है कि डूब सकते हैं, अभी डूबे नहीं है, फ्यूचर में डूब सकते हैं। तो हमने पहले से ही 4,000 रुपये की सेविंग्स रखी हुई थी। प्रोविज़न का मतलब मैंने समझाया है आपको, पैसे जोड़ना। तो हमने ऑलरेडी 4,000 रुपये की सेविंग रखी हुई थी कि भैया 4,000 रुपये तक का लॉस तो हम झेल लेंगे। हमने सेविंग रखी हुई है, अगर हमारे डेटर हमें पैसे नहीं देते तो हम किस में से निकालेंगे? अपने प्रोविज़न में से 4,000 रुपये। तो हमने शक कर लिया था, है ना। लेकिन आपने 4,000 रुपये के ही डेटर पे शक किया था, लेकिन डूब कितने गए बच्चों? 6,000 रुपये के डेटर डूब गए। अब आपने शक किया 4,000 के डेटर पे, डूबे कितने? 6,000 के डेटर। कंपनी को फालतू का नुकसान और कितना हुआ? कंपनी को, फर्म को 2,000 रुपये के फालतू के डेटर का क्या हुआ? नुकसान। फर्म ने क्या सोचा था? 4,000 तक का होगा, लेकिन हो कितने का गया? 6,000 का। 4,000 रुपये तो सेविंग रखी हुई थी, लेकिन और कितनी करनी पड़ेगी अब उनको? मतलब और लॉस कितना झेलना पड़ेगा उनको? 4,000 के ऊपर उनको और झेलना पड़ेगा 2,000 रुपये। तो टोटल जो डेटर थे हमारे 80,000 रुपये। अब 80,000 में से 4,000 नहीं डूबे हैं बच्चों। अब 80,000 में से टोटल जो डेटर्स हमारे डूब गए हैं, वो कितने डूब गए हैं? 6,000 रुपये। हमारे जो डेटर कम हुए हैं वो कितने से कम हुए हैं? 6,000 रुपये से। कन्फर्म बैड डेट्स है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जर्नल नहीं है, इसकी 3 जर्नल है। बहुत ध्यान से सुनना। तो बच्चों, और ये वाला जो टॉपिक है पेपर में ज़रूर आएगा, आपके टेस्ट वेस्ट में, स्कूल में, बोर्ड में भी आ जाता है। तो बहुत ध्यान से सुनो। देखो, पहली एंट्री, आपके डेटर्स डूब गए। तब से पहले हम क्या करेंगे कि भैया हमें नुकसान कितने का हुआ है। तो हमने कहा भैया 6,000 रुपये के हमारे डेटर डूब गए। तो पहले डेटर डूबने की एंट्री करते हैं। तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है बच्चों? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 रुपये से। तो 6,000 रुपये से हमारे जो बैड डेट्स हैं वो डूब गए, है ना सनान। 6,000 रुपये से हमारे डेटर्स, बैड डेट्स, जो डेटर्स हैं वो डूब गए। तो डेटर्स जब डूबते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बैड डेट्स। तो बैड डेट्स डेबिट करने का मतलब होता है खर्चा बढ़ाना, लॉस, एक्सपेंस। बैड डेट्स किस में आते हैं बेटा? एक्सपेंसेस में आते हैं। तो जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, हमारा खर्चा बढ़ता है, वो हमेशा डेबिट होता है। तो हमने बैड डेट्स को किया डेबिट। अब ये बैड डेट्स किसकी वजह से हुआ? बताओ आशिमा, किसकी वजह से हुआ बैड डेट्स? बैड डेट्स हुआ डेटर्स की वजह से। तो बैड डेट्स की वजह से जो हमारे डेटर्स हैं वो ख़त्म हो गए कि भैया 6,000 रुपये के डेटर्स तो कैंसिल कर दो, क्योंकि अब वो पैसा नहीं देंगे, पैसा डूब गया। तो डेटर्स हमारी एसेट होते हैं, एसेट को कम करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। बीइंग लिख देंगे, ठीक है। बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। उसके बाद, अब इस बैड डेट्स के बाद सेकेंड एंट्री इसी की। अब इस ये तो हमने बैड डेट रिकॉर्ड किया। अब हमने देखा कि यार ये जो हमारा नुकसान हुआ है, क्या इसमें से हम कुछ रिकवर कर सकते हैं? हमने कोई सेविंग्स की है? हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि आपने ऑलरेडी 4,000 रुपये का प्रोविज़न तो बनाया हुआ है। तो 6,000 रुपये का जो नुकसान है उसमें से 4,000 रुपये तो रिकवरेबल हैं, यानी प्रोविज़न हमें दे रहा है। तो हमने एंट्री क्या कर दी? प्रोविज़न को यूज़ कर लिया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। हमने अपने प्रोविजन को यहाँ पे, अब हमने अपनी सेविंग्स को यहाँ पे खर्च कर लिया, ठीक है। बिजनेस ने एक प्रोविज़न जोड़ा था, उसको शक था कि फ्यूचर में हमारा पैसा ये खर्च हो सकता है, पैसा डूब सकता है, तो इस पैसे को हम अभी से जोड़ लेते हैं और फ्यूचर में अगर डूबा तो दे देंगे। तो बिजनेस ने एक तरह से लायबिलिटी, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर लायबिलिटी, तो बिजनेस ने एक प्रोविज़न यानी लायबिलिटी जोड़ी हुई थी। अब उस लायबिलिटी को यूज़ करने का वक्त आया, क्योंकि पैसे हमारे डूब गए। तो बिजनेस ने उस पैसे को वहाँ पर दे दिया, बिजनेस ने अपनी फ्यूचर लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब वो यूज़ हो रही है ना। भैया 4,000 रुपये तो वो हुए, लेकिन
ये जो हमारा बैड डेट्स है, ये जो हमारा नुकसान हुआ है, इसकी रिकवरी मांग रहे हैं हम। तो टू बैड डेट्स, टू बैड डेट जो हमें अपना लॉस ख़त्म करना है वो 6,000 रुपये का ख़त्म करना है। अब कुछ बच्चे जो थोड़े से ट्यूबलाइट टाइप के हैं, तो वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार ये सब ख़त्म क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हो ही क्यों रहा है। वो ये बार बार भूल जाते हैं कि भैया फर्म में नया पार्टनर आया है, फर्म में नए पार्टनर के आने पर जो भी नुकसान होगा, जो भी फ़ायदा होगा, वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स लेंगे अपने ऊपर, क्योंकि ये सारे के सारे नुकसान, सारे के सारे प्रॉफिट्स, ये सारे के सारी चीज़ें ये पुरानी हैं। पुराने पार्टनर्स ने जो भी डेटर्स बनाए होंगे वो उनके होंगे, तो डेटर्स पे बनाए हुए बैड डेट्स भी किसके होंगे, पुराने पार्टनर्स के होंगे। तो नए पार्टनर के आने पर आपको सब कुछ सुलटाना है भाई, सारे नुकसान, सारे फ़ायदे, सब कुछ ख़त्म करने हैं। वो तो सारे के सारे किसके होंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स के। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ये जो पैसा डूबा है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उस नुकसान को ख़त्म कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, हम ओल्ड पार्टनर्स कह रहे हैं नया पार्टनर, उस नए पार्टनर का इस बैड डेट से क्या लेना देना, उसके डेटर थोड़ी ना ये, तो हम 6,000 रुपये का नुकसान उसके सर पे नहीं दे सकते। तो उसने कहा चलो 6,000 में से 4,000 की रिकवरी हो गई। बच्चों अभी भी 2,000 रुपये की रिकवरी नहीं हो रही। तो अगर 2,000 रुपये का कन्फर्म लॉस है, अब प्रोविज़न भी नहीं बना रखा, और एसेट की वैल्यू हो गई कम, डेटर एसेट ही होता है ना, एसेट की वैल्यू हो गई कम, 4,000 रिकवर किया, बाकी के 2,000 कहाँ जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे 2,000 रुपये, क्योंकि ये खर्चा, ये नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, फर्म को। तो फर्म के सारे खर्चे एडमिशन के टाइम पे कौन से अकाउंट में जाते हैं बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एडमिशन के टाइम पे फर्म के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये मैंने लिख दिया 2,000 रुपये। क्लियर है यहाँ पे। अब ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज। तो इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से समझें, अगर ये नहीं समझ आई तो मुझे कॉल करें, बहुत ध्यान से इसको दोबारा से मेरे से पूछ लें, ठीक है। इसमें इन्होंने एक केस छोड़ दिया, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक केस इसमें पता और क्या होता है, वो ये कहते हैं कि अब हमारे, सोचो कितने डेटर्स बचे, 80,000 में से कितने के डेटर डूब गए हमारे, 6,000 के। अभी भी कितने के डेटर्स हमारे पास बचे हैं, 74,000 रुपीज़ के डेटर बचे हैं। तो आगे पता है क्वेश्चन में एक चीज़ क्या ऐड कर देता है कि रिमेनिंग डेटर्स पे हम दोबारा से 5% प्रोविज़न बनाएंगे। उनके कहने का मतलब है कि 74,000 जो डेटर बच गए ना, उस पर भी हमें प्रोविज़न बनाना है। हमें शक है उन पर भी कि 5% या 10% उसमें से भी डूब सकते हैं। तो एक एंट्री यहाँ पे आपको उसकी करने पड़ेगी प्रोविज़न बनाने की। तो उसकी एंट्री हो जाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न, क्योंकि प्रोविज़न बनाना एक लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, लॉस होता है। तो एक एंट्री, 3 एंट्री होती हैं। तो वो तीसरा पॉइंट इसमें है नहीं, शायद आगे होगा तो मैं वो आपको करवाऊंगा। क्लियर है। तो ये एंट्री हमारी खत्म होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। अब देखो नेक्स्ट एंट्री कह रहे क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये ज़्यादा देने हैं। भैया क्रेडिटर को ज़्यादा देने का मतलब है लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाना। लायबिलिटी की वैल्यू जब भी बढ़ती है हमें क्या होता है, लॉस। तो लॉस कहाँ जाता है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। और किस नाम से, क्रेडिटर। लायबिलिटी की वैल्यू कौन सी बढ़ रही है, क्रेडिटर। कितने रुपए से बढ़ रही है, 2,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने हैं। बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, सॉरी, बीइंग क्रेडिटर्स आर टू बी पेड मोर, ये लिखना है, अमाउंट पेड मत लिखना। कह रहे देयर इज़ अ क्लेम। अब यहाँ देखो नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि देयर इज़ अ क्लेम against the firm for damages liability to the extent of 2,000 to be created, extent to should be created। कह रहे हैं कि आपको 2,000 रुपये का एक क्लेम आया है आपके ऊपर, डैमेजेस का। कोई डैमेज हुआ होगा हमसे फार्म से कोई डैमेज हुआ होगा, उसके ऊपर हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, क्लेम आ गया। कितने रुपए की लायबिलिटी आ गई, 2,000 रुपये की। डैमेजेस के ऊपर क्या आ गया, लायबिलिटी यानी क्लेम आ गया। तो हमें क्लेम, मैंने क्या कहा था, ऑलवेज पेबल, देना है 2,000 रुपये। तो क्लेम एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। अब एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, नुकसान होगा। नुकसान सारे के सारे बच्चों कौन से अकाउंट में जाते हैं एडमिशन के टाइम पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कितने रुपए से, 2,000 रुपये टू, लायबिलिटी का नाम क्या है, लायबिलिटी का नाम है टू क्लेम फॉर डैमेजेस, टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट। कितने से, 2,000 रुपये से हमारा ये क्लेम बढ़ गया। अब नेक्स्ट देखो, कह रहे कि आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू 11,200 रुपये।
कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो था वो 11,200 रुपीज़ तक डाउन आ गया। यानी कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग रेंट यानी जो हमारी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है कि अभी रेंट हमें देना है। कह रहा है उसकी वैल्यू जो है वो कहाँ तक आ गई, 11,200 रुपये तक आ गई। वो थी कितनी, ये देखो ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी थी, 13,000 रुपये थी। 13,000 रुपये से कम होकर आ गई वो कितनी, 11,200। यानी कि हमें फ़ायदा हुआ भाई, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है वो हमेशा कहाँ जाती है, वो जाती है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो बेटा अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू कम वो हमेशा क्या होती है, क्या होती है हमेशा जब भी लायबिलिटी कम होती है, डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि जितनी भी इनकम होती है वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाती है। तो रीवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई। कितने से भैया, उसका जो अमाउंट है 11,200 माइनस कितना है 13,000, तो ये आ गया हमारा 1,800 रुपये। 1,800 ख़त्म, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जर्नल एंट्रीज़ मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ में बहुत जल्दी बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लेजर में अलग अलग लेजर अकाउंट में बहुत मेहनत लगती है। आपको याद है लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था कि आप सारी जर्नल एंट्रीज़ कर लोगे, सब कुछ ठीक करोगे, लेकिन एक चीज़ एंड में आप भूल सकते हो। याद है वो डेंजरस एंट्री कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बांटना मैंने आपको सिखाया था, है ना। तो आज ज़रा वो दोबारा से सीखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रीवैल्यूएशन, ये रफ में कर लेना, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 1,800 रुपीज़ से। रीवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ 1,800 रुपीज़ से। अब देखते हैं डेबिट कहाँ कहाँ हुआ। रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ, रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ 2,000 रुपीज़ से। रीवैल्यूएशन यहाँ फिर डेबिट हुआ 2,000 रुपीज़ से। रीवैल्यूएशन यहाँ फिर डेबिट हुआ 2,000 रुपीज़ से। डेबिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस कितना है, एक्सपेंस कितना है, 222, यानी 6,000 रुपये हम नुकसान में हैं, लॉस है हमें। 6,000 रुपये का लॉस है और 18,000 रुपये की इनकम। तो अभी भी अगर देखा जाए तो हमारी इनकम कम है और हमारा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। तो 6,000 माइनस कितना करेंगे, कितना 1,800। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा हमारा 4,200। तो 4,200 किसका है, ये सारे के सारे जो ओल्ड चीज़ें होती हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में बांटी जाती हैं ओल्ड रेशो में। तो ये जो नुकसान है ये हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो बेटा देखो इसकी वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप इसको वर्किंग नोट में ना भी करो चलेगा, रफ में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट बैलेंस कितना था 1,800, डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस कितना था 6,000। तो हमारा आंसर भी किस में आया, नेगेटिव यानी लॉस। तो रीवैल्यूएशन में हमें लॉस होता है 4,200 का। ये लॉस हम किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स में हमने जब इस लॉस को बांटा 3:2 के रेशियो में, तो 2520 x का था और 1680 किसका था, y का। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री लास्ट। तो बेटा एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन का लॉस बांटने जा रहे हो। लॉस की वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमेशा कम होती है। लॉस जब भी पार्टनर्स में बटेगा पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा, बियर करने की वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम कर रहा हूँ मैं, और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये कितना था 2520 और इसका था 1,680 रुपीज़। टोटल जो रीवैल्यूएशन का लॉस हमने ख़त्म कर दिया वो था 4,200। तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कितने से 4,200 से। लॉस होता है ख़त्म, किसने बेयर कर लिया, पार्टनर्स ने। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स या अमंग पार्टनर्स, बस ठीक है। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री। यहाँ पे जर्नल एंट्री समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ख़त्म है। जर्नल एंट्री के बेसिस पे अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो इतना ही करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, उन्होंने बोला भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो अब हम क्या बनाएंगे, इसकी कैपिटल और बैलेंस शीट। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीक़ों से करवा रहा हूँ, जर्नल भी और लेजर भी। तो लेजर में मैंने वर्किंग नोट्स में वैसे रिवैल्यूएशन के लिए बोला नहीं है, तो मैंने रफ में आप लोगों को समझाने के लिए रिवैल्यूएशन बना दिया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट में सारे लॉसेस थे, क्रेडिट में सारी इनकम। तो लॉसेस किस किस चीज़ के थे, बैड डेट्स, 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा हमें बैड डेट्स नुकसान हुआ था वो।
क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये और ज़्यादा देने थे। क्लेम फॉर डैमेजेस आया था कितने रुपए का, 2,000 रुपये का डैमेजेस, 6,000 लॉस। आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू कितने रुपए तक आ गई थी, 11,200 रुपये तक आ गई थी। तो वो कितने से कम हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ था वहाँ पे हमें, 1,800, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई थी। तो हमने क्या किया, क्रेडिट माइनस डेबिट, हमें हुआ कितने का नुकसान, 4,200। 4,200 हमने किस में बांटा, ओल्ड पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में हमने इस लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमने जर्नल कर ली। ये रिवैल्यूएशन के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था हमारा, बैलेंस शीट। तो पहला स्टेप हमने बैलेंस शीट लेना है। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या मिला, वर्कमैन कॉम्पनसेशन मिला, पार्टनर्स कैपिटल मिला और प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 चीज़ें मिली जो पार्टनर से रिलेटेड हैं। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में एक्स का जो है कैपिटल वो है 50,000 और वाई का कितना है बच्चों, 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसी में था वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसे, पूरा लिखना है चाहे नेक्स्ट पेज पर ही क्यों ना आ जाए भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमने जो पार्टनर्स में बांटा था वो हमने 2600 बांटा था, क्योंकि 3,000 का तो क्लेम था। तो 2600 को हमने देखो पीछे जर्नल एंट्रीज जो की हैं वो हमने ये बांटा था। ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन कितना बांटा था एक्स और वाई में, 1560 और 1040। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल था 56, जिसमें से 3,000 का तो क्लेम आ गया और बाकी 26 बचा वो ओल्ड पार्टनर्स में हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो में। तो 1560 और 1040 इसको हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे अकाउंट के अंदर रिजर्व के सामने आप लिखेंगे कितना, 1560 एंड 1040। ये तो हमने क्लेम का वो दे दिया। उसके बाद बैलेंस बीडी हो गया, ये हो गया। बचा क्या हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस 2400 का। तो 2400, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे आओ। ये वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 था। ये फिर हमने ये बांटा 4,000 रुपये का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अगर हम पार्टनर्स में बांटेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो गई थी, यानी डेबिट है ना। तो उसकी भी हमने पीछे जर्नल एंट्री की हुई थी। तो उसकी एंट्री देखो क्या करी हमने, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 4,000 रुपये का लॉस बांटा, दोनों की कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, यानी डेबिट हो गई। तो दोनों की डेबिट रीज़न क्या था, टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट होती है 2400 और 1,600 रुपये से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना कितना बांटा था हमने, टोटल था 4,000, तो 2400 और 1,600 ये हमने बांट दिया। एक्स और वाई की कैपिटल कर दी हमने कम। अब बैलेंस शीट जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो खत्म हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट के बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या देखते हैं भैया, पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। तो पार्टनर से रिलेटेड एक तो ये है, नया पार्टनर आया, अपनी कैपिटल लाया। फिर ये गुडविल की है ना, कि हमने उसके करंट अकाउंट से क्या निकाला था, गुडविल का अमाउंट निकाला था। क्लियर है, तो उसकी एंट्री आप करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कैश, क्योंकि नया पार्टनर जो जेड है वो अपनी कैपिटल कैश में लाया है। मैंने एंट्री करवाई है पीछे, कितने रुपए कैश में लाया है, 40,000 रुपये अपनी कैपिटल कैश में लाया है। और वो प्रीमियम कैश में नहीं लाया था, उसके हमने करंट अकाउंट से निकाल लिया। करंट अकाउंट में निकालने के बाद ये देखो, करंट अकाउंट में निकालने के बाद हमने किस में बांट दिया था, पार्टनर्स में बांट दिया था। तो उसकी जर्नल एंट्री हमने क्या की थी सॉरी कैपिटल से निकाल लिया था। तो हमने उस प्रीमियम नहीं लाया तो हमने उसके कैपिटल में से निकाल लिया। तो हमने जो जेड की कैपिटल है वो कम की थी और वो पैसा किस में बांटा था, एक्स और वाई में प्रीमियम का पैसा हमने बांट दिया था। क्लियर है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो अकाउंट में इसकी एंट्री ऐसे अब क्या क्या लिखोगे, एक्स और वाई, उस अगर आप जर्नल को देखो तो एक्स और वाई को प्रीमियम का पैसा मिल रहा है। वो किस से मिल रहा है, वो मिल रहा है जेड की कैपिटल में से। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय जेड्स कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स कैपिटल में 1,800 रुपये एक्स को मिले थे प्रीमियम के और 1,200 रुपये मिले थे वाई को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हम यहाँ पे 3 कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एक्स वाई और जेड।
और इस एंट्री में जो एंट्री मैंने करवाई है वो ये है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2x2y, यानी कि इसमें जेड की जो कैपिटल है वो डेबिट हो रही है, यानी कि कम हो रही है जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल कम हो रही है, किसकी वजह से कम हो रही है? एक्स और वाई की वजह से, क्योंकि वो उसकी कैपिटल में से प्रीमियम का पैसा निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जेड की कैपिटल को हम कम कर रहे हैं यानी डेबिट। उसका रीज़न कौन है? उसके रीज़न है दो बंदे, एक है 2x कैपिटल अकाउंट और एक है 2y कैपिटल अकाउंट। तो z की कैपिटल से x ने निकाले 1800 प्रीमियम के और y को कितने मिले? 1200 प्रीमियम के। तो ये एंट्री हमें करने पड़ती है। अब अगर आप बुक में इसको क्वेश्चन को चेक करोगे तो उसमें ये एंट्री नहीं है, उसमें ये वाला आपका नहीं आएगा सॉल्यूशन। उसका रीज़न है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये जो पैसा था, जो प्रीमियम का पैसा जो था, वो करंट अकाउंट से निकाल लिया। उन्होंने किससे निकाल लिया? करंट अकाउंट से। तो जहाँ पे हमने जर्नल एंट्री की है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उन्होंने वहीं पर ही वो जर्नल एंट्री की है जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 2x2y, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट तो यहाँ हम बना ही नहीं रहे, तो इसलिए जेड के कैपिटल अकाउंट में से उन्होंने कुछ भी माइनस नहीं किया है। क्लियर है बच्चों? लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कैपिटल अकाउंट से प्रीमियम निकाला है, तो हम तो एंट्री करेंगे, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या ख़त्म हो गया? हमारा एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो गई, दो स्टेप ख़त्म। तीसरा स्टेप क्या था? रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप देखो, वैसे तो मैंने जर्नल्स करवाई हैं, आप जर्नल में भी देख सकते हो, अकाउंट बना रखा, अकाउंट में देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लास्ट में क्या बटेगा? पार्टनर्स का लॉस। पार्टनर्स में क्या बटेगा? रीवैल्यूएशन का लॉस। पीछे जर्नल भी करवा रखी है मैंने लॉस की। तो लॉस जो है पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है? कम। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो? लॉस। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो लॉस किस किस ने बियर किया? एक्स और वाई ने, 2520 और 1680। तो एक्स की कैपिटल कम होती है 2520 से और वाई की 1680 से। तो हमारा ये तीसरा स्टेप भी होता है ख़त्म। हमारे तीनों स्टेप हमने फॉलो किए, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लास्ट क्या लिखेंगे? अब इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया? अब क्रेडिट माइनस डेबिट, बैलेंस CD निकाल लिए सबके। क्लियर है? बैलेंस शीट के बाद हमारा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ख़त्म। अब हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट। ये नहीं आएगी एडमिशन में, लेकिन किस में आएगी? रिटायरमेंट में। सीख लो, बहुत आसान है। बैलेंस शीट करने के लिए हमें क्या करना होता है? बैलेंस शीट करने के लिए हमें देखना होता है दो जगह मतलब सर, एक तो पुरानी बैलेंस शीट, मतलब ये क्वेश्चन, और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप नई बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट जब भी आप बनाते हो तो इसका मतलब है वो बैलेंस शीट जो बन रही है वो बन रही है रीवैल्यूड बैलेंस शीट। रीवैल्यूड का मतलब होता है नई बैलेंस शीट, जो नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट हो जाता है उसके बाद वाली बैलेंस शीट। तो उसके अंदर जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज़ होती हैं वो वही आती हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो चुकी होती है। जिनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी हम उसको वहाँ पर चेंज करके लिख देंगे, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है कैश। सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश 67 क्वेश्चन में। और कितना दे रखा है? 10,000 रुपये कैश। ये पुराना था, ये पुराना बैलेंस शीट है, तो पुराना जो फर्म है उनके पास कितना बैलेंस था कैश का? 10,000 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कैश का जो पैसा है, अब हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी एसेट लिखी है कैश। क्या आपके पास नई जो फर्म बनी, नए XYZ, जो Z भी जब एडमिट हुआ, कि 10,000 ही कैश रहा? नहीं, आपका जो कैश है वो बड़ा होगा या कम हुआ होगा। अब आपका कैश कैसे बढ़ा? सुनो, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है क्या लाता है? प्रीमियम और कैपिटल। तो जो नया पार्टनर आया Z, वो क्या लाया? वो लाया अपना कैपिटल 40,000। प्रीमियम वो नहीं लाया, तो हमने प्रीमियम की एंट्री नहीं की। इसके अलावा आप पूरी जर्नल एंट्री जो मैंने आपको पीछे करवाई है, आप उसमें चेक कर लेना, कहीं पर भी कैश ना तो आया है ना ही गया है। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कैश आएगा कब और जाएगा कब? देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, नया पार्टनर जब आएगा तो कैश आएगा, क्योंकि वो कैपिटल कैश में लाएगा, और कभी कभार वो प्रीमियम भी कैश में लेकर आता है, तब भी वो कैश में ऐड होगा। अगर वो प्रीमियम कैश में नहीं लाया तो वो कैश में ऐड नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर प्रीमियम ले आया, ठीक है, और उस प्रीमियम को पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। उस प्रीमियम को पार्टनर्स ने क्या कर लिया? फर्म से विड्रॉ। तो विड्रॉ क्या करते हैं? वो कैश। तो उस केस में कैश यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो केस नहीं है, तो यहाँ पे कैश क्या हो जाता है? माइनस, क्योंकि पैसा चला गया। ये तो मेन केस है। अब एडिशनल केसेस क्या आते हैं? फर्म ने रिवैल्यूएशन के 2,000 रुपये एक्सपेंसेस भरे,
ठीक है, एक्सपेंसेस भरने पे पैसा माइनस होगा। फर्म को बैड डेट रिकवर्ड हुआ, बैड डेट रिकवर्ड मैंने आपको पीछे भी सिखाया था, पैसा मिलता है रिकवरी का, तो वो ऐड होगा, बस यही, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। तो यहाँ पे तो सिर्फ यही आया था 10,000 प्लस 40,000, पैसा कहीं गया नहीं है। तो सिर्फ ये हमारे पास जो इस साल नई बैलेंस शीट में जो कैश आएगा टोटल वो आएगा 50,000 रुपये। अब उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने एसेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है सन्ड्री डेटर्स। अगर आप ध्यान दो तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास टोटल थे 80,000 रुपये के, ठीक है, जिसमें से डूब कितने गए। अब नई बैलेंस शीट बना रहे हो तो नए डेटर्स आएंगे, नए डेटर्स मतलब उसमें से हम बैड डेट्स को क्या कर देंगे, माइनस। कितने डूबे थे बच्चों, 6,000 रुपये हमारे डूब गए थे। तो नए डेटर्स कितने के बचे थे, सिर्फ 74 के। डेटर्स के बाद हमारे पास क्या है, स्टॉक। स्टॉक के ऊपर कोई भी रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं थी, मतलब स्टॉक की वैल्यू 20,000 है पुरानी बैलेंस शीट में भी, तो नई बैलेंस शीट में भी कितनी आएगी, 20,000, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। स्टॉक के बाद था प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया, तो वो अब यहाँ पर नहीं आएगा, वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद था लास्ट मशीनरी। तो मशीनरी की जो वैल्यू थी उस पर भी कोई चेंजेस नहीं आए, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हमने एज इट इज़ जो वैल्यू थी हमने दोबारा से वही लिख दी। तो हमारी जो बैलेंस शीट में जो एसेट है वो हमने सारी की सारी लिख दी। एक बार आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ज़रूर चेक करना होता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न है, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट कभी कभार क्या होता है, इसके अंदर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाती हैं, है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाती हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो वहाँ से बैलेंस शीट को देख रहे होते हैं क्वेश्चन में और रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं देखते। तो होता क्या है, उस बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ होगी, रीवैल्यूएशन में। तो वो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट कोई आ गई है तो वो भी आपको कहाँ लिखने पड़ती है, न्यू बैलेंस शीट में। तो हमने यहाँ पर देखा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल है। तो आगे हमारी एसेट साइड होती है ख़त्म, अब आती है बारी लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड को अगर आप एक बार ध्यान दें तो क्या क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन और कैपिटल का बैलेंस। तो अब इसके ऊपर ज़रा देखते हैं। अब बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग रेंट की। किसकी बात करते हैं हम, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि आउटस्टैंडिंग रेंट की जो नई वैल्यू है वो आ चुकी है 11,200, 13,000 से कम होकर कहाँ तक आ गई, 11,200। तो अब हमारा नया आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 11,200, और बैलेंस शीट भी कौन सी है, न्यू। तो इसलिए हम एसेट की लायबिलिटी की वैल्यू भी न्यू लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद बारी आती थी क्रेडिटर्स की। अगर आप अब ध्यान दो तो पुरानी बुक में आप देखो तो 20,000 रुपये के पुराने क्रेडिटर्स हैं। पुराने क्रेडिटर्स कितने के हैं, 20,000 के। अगर आप रीवैल्यूएशन में देखो तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2,000 रुपये बढ़ चुकी है। यानी कि क्रेडिटर्स को पहले देने थे 20, रीवैल्यूएशन के बाद हमें टोटल देने हैं 22,000 रुपये। तो नए क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, 22,000 रुपये के, ठीक है। हमने कहाँ कहाँ देखा, बैलेंस शीट में देखा और रीवैल्यूएशन में देखा। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर अगर आप ध्यान दो तो एक क्लेम आया था, एडजस्टमेंट में क्या आया था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो क्लेम आर ऑलवेज पेएबल, तो क्लेम कहाँ पे लिखते हैं हम, हमेशा लायबिलिटी में। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो हमारे ऊपर जो क्लेम आया था वो कितने रुपए का था, वो था हमारे ऊपर 3,000 रुपये का। तो हमने यहाँ पे लायबिलिटी में लिख दिया क्लेम, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी में था कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। चलो वो छोड़ो, एक बार वो देखो यहाँ पे कोई नई लायबिलिटी आई है क्या, ये देखो ये आ गया, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो क्लेम फॉर डैमेजेस हमें बैलेंस शीट में नहीं दे रखा, ये अभी आया है रीवैल्यूएशन में, एडजस्टमेंट में आया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है। कितने रुपए का क्लेम आया था, 2,000 रुपये का। तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, 2,000 रुपये। बैलेंस शीट खत्म हो गई। लास्ट बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, सेम वही कैपिटल के बैलेंसेस। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स, लास्ट में कैपिटल लिखते हैं ना, तो कौन कौन से हैं, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की। ये तीनों नए पार्टनर है अब, मतलब ये न्यू फर्म है, पहले एक्स और वाई की थी। तो अब फर्म है एक्स वाई जेड की। तो यहाँ पे जो बैलेंस भी आना चाहिए कैपिटल का वो किसका आना चाहिए, एक्स वाई और जेड का। तो ऊपर देखो ये जो बैलेंस ईडी है इसको बोलते हैं न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ये न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स होती है एक्स वाई जेड की, सब कुछ माइनस करने के बाद इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो एक्स वाई और जेड की न्यू कैपिटल ये दे रखी है। अब इसी को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स में। तो एक्स की है 48,440,
और y की है 58,960 और z की कितनी है 37,000 रुपीज़। ठीक है, तो बेटा बैलेंस शीट मैंने टोटल किया, न्यू कैपिटल लिख दी, उन सब की बैलेंस शीट ही लिख दिया। इनका टोटल किया 1,82,600, एसेट का टोटल किया 1,82,600। तो हमारी बैलेंस शीट हो गई है मैच। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे आएगा 1,85,000। बेसिकली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने करंट अकाउंट का यूज़ किया है। ठीक है, तो करंट अकाउंट का जो 3,000 था, जो मैंने कैपिटल में से माइनस किया है, वो 3,000 उन्होंने करंट अकाउंट से निकाला था। तो करंट अकाउंट जो होता है वो यहाँ पे डिफरेंस ला देता है। तो हमने अभी करंट अकाउंट से क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं बोली थी। तो ये आज मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवाया है, जर्नल्स भी करवाई हैं, लेजर्स भी करवाए हैं। तो मैंने आपको दोनों, एक तरह से आपके 2 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आपको कुछ होमवर्क प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।